Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Second year commerce, principle of accounting. And as per today's discussion, we will discuss about accounting for joint stock company, which is also known as issuance of share. जब भी हम किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले हमारे लिए उसकी डेफिनेशन का जानना ज़रूरी है। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ लिमिटेड लायबिलिटी of its members and the perpetual succession with its capital divided into transferable shares and which has a common seal. यहाँ पर हम देखते हैं कुछ नंबर्स, कुछ वर्डिंग हमारे पास बोल्ड है, जिसमें सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन है, फिर उसके बाद वर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी, और उसके बाद ट्रांसफरेबल शेयर्स हैं, और उसके बाद है कॉमन सील। इसकी एक और डेफिनेशन जो हमारे पास आती है, और वी कैन कॉल इट इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी डिफाइंड एज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन who contribute money or money's worth to common stock or employ it in some trade and business and who share profit or loss arising from there. मतलब ये हुआ कि दो या दो से ज़्यादा लोगों की, जब हमने बात की मैनी पर्सनस की बात की, तो उसका मतलब ये हुआ कि इट्स अ नेक्स्ट पार्ट कि हम अपनी पार्टनरशिप कंपनी को कन्वर्ट करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, तो उसमें यकीनन जो अफराद की तादाद है वो एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप ज़्यादा है। और अहम बात क्या, कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ, यानी जो भी चीज़ वो लेकर आ रहे हैं फॉर कंपनी की परफॉर्मिंग के लिए, तो उसकी जो वर्थ है वो कैश के अंदर कन्वर्ट की जाएगी, तो वो उनका शेयर बनेगा। अब यहाँ क्या आ रहा है, हु शेयर प्रॉफिट और लॉस राइजिंग फ्रॉम देयर, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये शेयर प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं, इट्स मीन दे आर मेंटली प्रिपेयर कि जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है या जो कुछ भी वो कॉमन स्टॉक लेकर आ रहे हैं किसी भी बिजनेस के बारे में या किसी बिजनेस के बारे में, दे आर इंटरेस्टेड कि उससे हासिल होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में बराबर तकसीम किया जाएगा। अब बात करते हैं बेसिक टर्म्स विच आर रिलेटेड विद द जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें सबसे पहली चीज हमारे पास जो आती है वो है द मनी और द मनी वर्थ contributed by the member known as shareholders from the capital of the company, यानी वो तमाम तर लोग जो कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं, दे ऑल आर नोन एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। द नेक्स्ट इज the capital is divided into numbers of unit called shares, यानी जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाती है जब उनको यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाता है तो हर यूनिट का नाम दिया जाता है कंपनी के शेयर का। Each share carries a definite face value, यानी वो वैल्यू जिसका कंपनी अपना इस्तेमाल करती है उस वक्त जब वो कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च कर रही होती है, यानी कौन सा शेयर कितनी प्राइस का मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद एंड इज ट्रांसफरेबल इन द मार्केट, मतलब ये ट्रांसफरेबल हो सकता है 1% टू 1%, कंपनी टू कंपनी, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी मदाखलत के, और फॉर्मेलिटीज के, यानी बगैर किसी भी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट किए हुए इसको कवर किया जा सकता है या और इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज अ कंपनी एज सून एज इनकॉर्पोरेटेड टेक्स अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स हु कंपोजेस इट, यानी वो तमाम तर लोग जैसे ही कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है या एक लीगल फॉर्म दे दिया जाता है तो शेयर होल्डर जिसको कंपोज करते हैं, इट इज मैनेज बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन नोन एज डायरेक्टर्स, यानी इस तमाम तर प्रोसेस को जो लोग मैनेज करते हैं उनको नाम दिया जाता है डायरेक्टर्स का। एंड द शेयर होल्डर्स इलेक्टेड अ बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट के लिए जो लोग इस्तेमाल होते हैं उनको नाम दिया था डायरेक्टर्स का, लेकिन शेयर होल्डर्स का जो बेसिक वर्क स्टार्ट होता है वही इस बात का फैसला करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग शामिल होंगे, यानी शेयर होल्डर जो हैं वही इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी। उसके बाद बात आती है द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव्स, यानी यही बोर्ड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे पास आते हैं यही इसकी बात को अप्रूव करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू शेयर होल्डर,
यानी जो भी आपके पास इनकम आई है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की अप्रूवल भी जो है वो इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से आती है इन द फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट कॉल्ड डिविडेंड। यानी जो इनकम फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग दी शेयर होल्डर्स, उसको नाम दिया जाता है डिविडेंड का, और हम कहते हैं कि बेसिकली दिस इज अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय टू शेयर होल्डर्स। और यानी वो पेमेंट जो कि शेयर होल्डर्स में इनकम की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको नाम दिया जाता है डिविडेंड्स का। उसके बाद बात की जाती है कंपनीज की कॉरपोरेशन की और उसकी फॉर्मेशन की। जो आसान तरीन डेफिनेशन हमारे पास आती है, हम कहते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कॉरपोरेशन whether public or private are governed by the Companies Ordinance 1984 and must be formed according to the act। यानी कंपनी को जब भी फॉर्म किया जाता है तो उसमें 1984 का जो ऑर्डिनेंस है रिलेटेड टू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, उसके मुताबिक ही कंपनी को हमेशा फॉर्म किया जाता है, या वो तमाम तर रिक्वायरमेंट जो इसमें मौजूद हैं उसको फुलफिल किया जाना ज़रूरी है। कंपनी की जब तमाम तर चीज़ों को फाइनलाइज कर लेती है तो उसके बाद उसकी बात आती है टर्म्स ऑफ इशू की। यानी जो शेयर्स वो मार्केट में सेलेक्ट करना चाहती है, ये बेचना चाहती है, उसकी जो टर्म्स हैं वो क्या होंगी। सबसे पहले आता है शेयर्स आर सेट टू बी इशूड एट पार व्हेन अ शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड टू पे द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इज नोन एज पार वैल्यू। यानी जितने का कंपनी ने अपने शेयर को मार्केट में लॉन्च किया है उस वैल्यू पे अगर कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो उसको हम नाम देते हैं पार वैल्यू का। दूसरे नंबर पे शेयर्स आर सेट टू बी इशूड एट अ प्रीमियम व्हेन द शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड टू पे मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इज नोन एज एट प्रीमियम। यानी कंपनी ने अगर कोई शेयर 10 रुपए का लॉन्च किया था मार्केट में, अगर कोई शख्स उसको 12 रुपए में खरीदता है, यानी मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन फेस वैल्यू यानी जो जिस अमाउंट पर शेयर इशू हुआ उससे ज़्यादा कीमत पर खरीदा जाएगा तो उसको नाम दिया जाएगा शेयर एट प्रीमियम। और उसके बाद शेयर्स आर सेट टू बी इशूड एट डिस्काउंट व्हेन द शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड टू पे लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी इज नोन एज पर डिस्काउंट। और पर डिस्काउंट मींस जो फेस वैल्यू सेलेक्ट हुई है, जैसे मैंने कहा कि 10 रुपए का शेयर था, अगर वो शख्स उसको 9 रुपए में खरीदता है तो इट्स मीन कि जो टर्म ऑफ इशू हम यूज करेंगे वो है एट डिस्काउंट। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स आता है। जब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की तो वी से दैट कि जी द शेयर्स व्हिच कैरीज स्पेशलाइज्ड ओवर द इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है इसको इंशाल्लाह हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। दैट वन इज इक्विटी शेयर्स। दीज राइट्स आर रिसीविंग डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद गेटिंग बैक द कैपिटल इन केस ऑफ द कंपनी इज वाउंड अप, मींस द कंपनी जब कंपनी क्लोज हो रही होती है उस सूरत में कंपनी जो कैपिटल है वो उनको वापस मिल जाता है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन दीज शेयर्स आर सेफ एंड द शेयर होल्डर ऑल्सो गेट डिविडेंड रेगुलरली। मतलब इस तरह के जो शेयर्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना जो है वो सेफ होता है, क्योंकि जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने रेगुलरली अपने डिविडेंड को, या जैसे हमने कहा था कि कैश पेमेंट को रेगुलर बेस पे हासिल करते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डनरी और इक्विटी शेयर्स के बारे में। और इसके बारे में हम ये कहते हैं कि शेयर्स विच डू नॉट एंजॉय एनी स्पेशल राइट्स इन द मैटर्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मींस जैसा कि हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया कि जो प्रेफरेंस शेयर्स की स्पेशल राइट्स होते हैं अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट, इसमें एज सच कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन उसके साथ हम ये देखते हैं कि देयर इज नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर्स। जिस तरह हमने कहा कि प्रेफरेंस शेयर्स में जो फिक्स रेट होता है, जबकि ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर्स में ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन दी सरप्लस प्रॉफिट। मींस सरप्लस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी मुनाफा जो कि हमारे पास है उसकी जब हम बात करते हैं कि ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो बेसिकली डिपेंड करता है हमारे सरप्लस प्रॉफिट के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने डिबेंचर्स की। और डिबेंचर्स के बारे में हम कहते हैं अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंस इंडेप्टनेस ऑफ द कंट्री। यानी वो तमाम ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कंट्री की फेवर में हो, या कंट्री को फेवर दे रहा हो, या कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट
रोल लगता हो। उसके बाद दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी इशू फॉर अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनीज जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद डिबेंचर आर ऑल्सो टर्म एज बॉन्ड, यानी डिबेंचर्स को हम बॉन्ड का नाम भी दे सकते हैं, यानी जब तक हमने ये इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर हम इन कैश करते हैं तो उस सूरत में हमें वही पैसा वापस मिलता है जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन अबाउट रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट at a specific date and a payment of interest at a fixed rate। जो खास बात प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर आपके पास स्पेसिफिक डेट के ऊपर रीपेमेंट की बात आती है और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट। इन तमाम चीज़ों के बाद हम ये देखते हैं कि शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स कौन लोग होते हैं या किन को, वाई बी कॉल्ड शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर्स। द सिंपल डेफिनेशन ऑफ शेयर होल्डर इज दैट द शेयर होल्डर आर द पार्टनर्स इन द कंपनी। इट्स मीन कि वो तमाम तो लोग जो कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनका कैपिटल इन्वॉल्व हो रहा है, दे नोन एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ऑन द अदर हैंड जब हम डिबेंचर होल्डर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स आर द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, यानी ये वो लोग होते हैं कि जो कंपनी को लोन देते हैं ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन जिसका ताल्लुक हमारी अकाउंटिंग फॉर जॉय स्टॉक कंपनी या इश्यू ऑफ शेयर से था, उसके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम टर्म्स के बिहाफ पर कि किस तरीके से उन बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।